प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 सागर की गहराइयों में। ये एक लेख है जो लेखक के द्वारा लिखा गया। पाठ का सार, सागर मनुष्य को हमेशा ही अपनी विशालता और रहस्यात्मकता के कारण आकर्षित करता रहता है। यह जानने योग्य है कि उसकी गहराइयों में क्या है, क्योंकि समुद्र का हमारे जो संपूर्ण जीवन है, हमारी जो लाइफ है, उससे बहुत गहरा संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार देवताओं और राक्षसों के युद्ध के दौरान सागर मंथन किया गया था। इस युद्ध में जब देवता राक्षसों द्वारा अधिक संख्या में मारे जाने लगे तो गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कंच को गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। अब कच्छ के प्रति शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का प्रेम हो गया, लेकिन कच्छ एक दूसरी लड़की चित्रलेखा से प्रेम करने लगे और देवयानी को गुरुपुत्री होने के नाते वो अपनी जो है उसको बहन मानते थे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपने प्रेम की इस असफलता को सहन नहीं कर सकी और उसने गुस्सा होकर कच्छ को श्राप दिया कि तुम्हारी संजीवनी विद्या कभी भी सफल नहीं होगी। ठीक है, संजीवनी विद्या के असफल होने पर देवताओं ने अमृत प्राप्त करने के लिए सागर मंथन की योजना बनाई। ठीक है, सागर मंथन के लिए सुमेरु पर्वत की मथनी बनाई गई, ये रहा यहाँ पे। ओके, और शेषनाग को मथनी घुमाने के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। अब सागर का मंथन किया गया और इस मंथन के फलस्वरूप 14 रत्न प्राप्त हुए। इन रत्नों में कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चेश्रवा घोड़ा, लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कुबेर, कालकूट विष, चंद्रमा और अमृत आदि चीजें थी। अब सागर मंथन की इस कहानी में कितनी सच्चाई है उसके विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के वैज्ञानिक अन्वेषणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि धरती के महासागर विभिन्न संपदाओं के अपार स्रोत हैं। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति भी सागर से ही हुई। प्राचीन काल से ही मानव सागरों और उनसे प्राप्त उत्पादों को विविध रूपों में प्रयोग करता आ रहा है। सागर से हमें मछलियों के रूप में भोजन मिलता है। इसी से हमें नमक मिलता है तथा उद्योगों के लिए अनेक हमें खनिज भी मिलते हैं, इससे मिनरल्स। सागर को मानव यातायात और संचार के लिए भी सदियों से प्रयोग करता आ रहा है। आजकल सागर के खारे पानी को पेयजल के रूप में भी परिवर्तित किया जा रहा है और सागर से हमें खाद और मोती भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सागर से हर साल करोड़ों टन साधारण मछली, शैल मछली और व्हेल मछली पकड़ी जाती हैं। वास्तव में नमक की 10% प्रोटीन की आवश्यकताएं सागर से ही पूरी होती है। उत्तरी सागर, न्यूफाउंडलैंड के पास अटलांटिक महासागर तथा बेरिना सागर मछली पकड़ने के विशेष क्षेत्र हैं। मछलियों को विश्व के लगभग सभी देशों में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्र से प्राप्त मानहेडन पशु को पशु भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। मछलियों को दबाकर उनसे तेल प्राप्त किया जाता है और जो रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। टूना नामक जो मछली है, जो लोगों का प्रिय भोजन है, प्रशांत और अटलांटिक सागरों से प्राप्त की जाती है। वो तो जिन क्षेत्रों से टूना पकड़ी जाती है उनसे व्हेल भी पकड़ी जाती थी, लेकिन व्हेल के विलुप्त होने के खतरे के कारण इसके शिकार पर विश्व के सभी देशों ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। अब व्हेल को केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए ही पकड़ा जाता है और व्हेल को आमतौर से प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कुछ क्षेत्रों से ही प्राप्त किया जाता है। खाने में प्रयोग किया जाने वाला नमक
और दूसरे कई लवण महासागरों से ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं। ये पानी में घुली हुई अवस्था में या तलहटी के अवसादों में पाए जाते हैं। सागर विज्ञान की जानकारी के फलस्वरूप ही विभिन्न लवणों जैसे सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट आदि की मात्रा और इनके निष्कासन की विधि पता लग पाई है। नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। जो आयोडीन होता है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम एक दिन में अपने भोजन में लगभग 1 छोटे चम्मच के बराबर नमक जो है खा लेते हैं। इसके अलावा मछलियों और खाद्य सामग्री के संरक्षण, कांच बनाने, चीजों को जमाने के लिए बर्फ के साथ कई उद्योगों में प्रतिवर्ष करोड़ों टन नमक की खपत होती है। बहुत से रसायन जैसे बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर आदि के निर्माण में भी नमक प्रयोग किया जाता है। नमक के अलावा दूसरे कई महत्वपूर्ण लवण हमें महासागरों से मिलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन बनाई जाती है, जिसे फोटोग्राफिक फिल्म या टेट्राथाइलेट आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर आदि के लवण भी महासागरों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा नमक की अपेक्षा काफी कम होती है। अब महासागरों को सबसे बड़ी द्रव खान के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आंचल में अपार खनिज संपदा को समेटे हुए हैं। जो खनिज धरती पर मिलते हैं वे ही सागरों से भी प्राप्त होते हैं। और सागर की जो तलहटी है उसमें सोना, क्वार्ट्ज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, निकेल और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिज मौजूद होते हैं। पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के भी अथाह भंडार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो महासागरों से ही कच्चा तेल बड़ी मात्राओं में प्राप्त किया जाता है। आज अकेले अमेरिका में हर साल लगभग 2500 लाख बैरल तेल महासागरों से निकाला जा रहा है। संसार में तेल के कुल उत्पादन का लगभग 75% भाग खाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होता है। महासागरीय अवसाद में मैग्नीज बड़े ही विचित्र ढंग से मिलता है। यह भूरी या काली गांठों के रूप में पाया जाता है, जिन्हें मैग्नीज नोड्यूल्स कहते हैं। सागर से निकेल, कोबाल्ट और तांबे की गांठें भी प्राप्त की जा सकती है। अब देखो कितना कुछ मिलता है हमें सागरों से, महासागरों से, और हम क्या करते हैं, हम इन्हें गंदा करने पे तुले हुए हैं। मनुष्य प्राचीन काल से सागर की सीपियों से मोती प्राप्त करता है। यद्यपि आज की विकसित दुनिया में कल्चर मोती भी ओएस्टर से प्राप्त होने लगे हैं, लेकिन सच्चे और जो मूल्यवान मोती है आज भी सागरों से ही प्राप्त होते हैं। पेरू के पास प्रशांत महासागर से पक्षियों की बीटों को एकत्रित करके उत्तम किस्म की खाद प्राप्त की जाती है। इस खाद को गुआनो कहते हैं और इस स्थान से प्राप्त इस खाद को विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। समुद्री वीड को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इनसे आयोडीन, सोडा और पोटाश जैसे पदार्थ बनाए जाते हैं। समुद्री वीड को औषधि निर्माण में, आइसक्रीम बनाने, कैंडी, जेली, सलाद, श्रृंगार सामग्री आदि के निर्माण कार्य में भी प्रयोग किया जाता है। समुद्रों की तलहटी से आज का मानव स्पंज एकत्रित करने में सक्षम है और जल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई देशों से समुद्र के पानी को पीने के योग्य बनाकर प्रयोग किया जा रहा है। नाभिकीय रिएक्टरों के लिए गुरु जल या भारी पानी भी हमें समुद्रों से ही प्राप्त होता है। धरती के महासागर ऊर्जा के भी अपार स्रोत हैं। सागरों के जल में ड्यूटेरियम के कभी भी समाप्त न होने वाले भंडार हैं। सागरों की तरंगों में निहित ऊर्जा को भी मानव अपने उपयोगों में लाने लगी है। विश्व का प्रथम पावर प्लांट
यानी कि विश्व का पहला जो पावर प्लांट है ज्वारीय ऊर्जा से चलता है। सन 1986 में फ्रांस में स्थापित किया गया। इससे 544 मेगा किलोवाट आर ऊर्जा प्रति वर्ष पैदा की जाती है। दूसरे कई देशों में भी ऐसे प्लांट लगाने की योजना बना रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं दूसरे देश भी। सागर को मानव नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए भी पिछले 40 वर्षों से प्रयोग करा रहा है। सागर में उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ भी फेंक दिए जाते हैं। सागर का यातायात के लिए तो न जाने कब से प्रयोग होता आया है। आज के मानव को सागर के महत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया है, इसलिए आज वह सागर के शांतिमय उपयोगों के लिए अनेक योजनाएं बना रहा है। सन 1969 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन तथा कई अन्य देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार सागरीय किनारे से 12 नॉटिकल मील तक कोई भी देश सागर का नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों के लिए प्रयोग नहीं करेगा। ये संधि सन 1972 से लागू हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी तक विश्व के राष्ट्र ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि समुद्र की तलहटी में छिपी संपदा का स्वामी कौन है, ठीक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के विशाल जलमग्न क्षेत्रों को महासागर कहा जाता है। वास्तव में पृथ्वी एक विशाल महासागर है, जिस पर यहाँ वहाँ महाद्वीप और टापू हैं। महासागर इतने बड़े हैं कि भूमि के बिना दर्शन किए इन्हें पार करने में कई दिन का समय लगता है। कुछ क्षेत्रों में महासागरों की गहराई 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उड़ते हुए वायुयान या हेलीकॉप्टर देखने में सागर शांत दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में जल के ये विशाल क्षेत्र शांत नहीं है। इन पर विशाल तरंगें उठती और गिरती रहती हैं। महासागरों में असंख्य जीव और पौधे हैं। इनमें से कुछ अत्यंत सूक्ष्म तो दूसरे कुछ अत्यंत बड़े हैं, यानी कुछ छोटे और कुछ विशाल यानी बड़े हैं। धरती पर महासागर रहस्य के महान पिटारे हैं। इनके रहस्यों को समझने का वैज्ञानिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी की सतह का लगभग 71% 71% भाग समुद्रों से ढका हुआ है और शेष 29% यानी कि 29% भाग पृथ्वी है, भूमि है। पृथ्वी पर जितना पानी है उसका लगभग 97% भाग सागरों में है और पानी का विवरण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक जैसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध का 61% यानी कि 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% यानी कि 81% भाग जलमग्न है। प्रचलित विचारधारा के अनुसार भूमंडल पर 5 सागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत या पैसिफिक महासागर, अंध या अटलांटिक महासागर, हिंद या इंडियन महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। कुछ सागर विशेषज्ञ आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर का जो है भाग बोलते हैं या मानते हैं, तथा अंटार्कटिक महासागर की प्राकृतिक सीमाएं न होने के कारण इसे अलग से महासागर नहीं मानते। सभी महानगरों का समस्त क्षेत्र पर लगभग 3,620 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा भूमि का समस्त क्षेत्रफल 1480 लाख वर्ग किलोमीटर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, जबकि जमीन की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। धरती के महासागरों में दूसरे समुद्र, खाड़ियां तथा जल संयोजी भी सम्मिलित हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए भूमध्य सागर और काला सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं। महासागरों में धरती की तुलना में रहने योग्य स्थान 300 गुना अधिक हैं
और सागरों में जल की ऊपरी सतह से लेकर विशाल गहराइयों तक जीवन का अस्तित्व है। समुद्रों की सतह का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सागर की गहराई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। सागर की सतह को गर्म और ठंडा होने से धरती की सतह की तुलना में अधिक समय लगता है। इसलिए कभी हमारे सागर से जमीन की ओर तो कभी जमीन से सागर की ओर बहती रहती है। इससे हमारी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। सागरों के पानी के गर्म होने से वाष्पीकरण होता है, ठीक है, जिससे मानसून बनते हैं। मानसून से वर्षा होती है और बर्फ गिरती है। इस प्रकार धरती की जलवायु पर सागरों का बहुत भारी प्रभाव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुद्र की दुनिया हमारी दुनिया से अलग ना होते हुए भी अलग है। आशा करती हूँ ये पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।